हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पीएमटी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग आज देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। इसके पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखें और हम लोगों ने देखा कि गुलाम वंश किस तरह से भारत के हर उन खंडों पर विजय अभियान करके और उनको जीता और किस तरह से उनको अपने ताकत के बल पर एकत्रित कर लिया। आगे चलकर के धीरे धीरे जो सम्राट हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं और जलालुद्दीन खिलजी जो है उन पर आक्रमण करके और उस वंश की नामो निशान मिटा देता है। अभी हम लोग जिस वंश के बारे में बात करने वाले हैं वो खिलजी वंश है। दिल्ली सल्तनत का दूसरा ताकतवर सम्राट या दूसरा ताकतवर वंश जो है वो खिलजी वंश है। तो हम लोग खिलजी वंश के बारे में देखेंगे और खिलजी वंश के बारे में जानेंगे कि आखिर खिलजी वंश में ऐसा क्या रहा कि जिसके कारण खिलजी वंश इतना ताकतवर हो चुका है। तो देखिए, कोई भी डायनेसिटी को या किसी भी वंश को अगर लंबी अवधि तक चलने का कोई श्रेय मिला तो वहाँ या उनके अंदर जो उत्पन्न सम्राट थे वो सबसे बेहतर हुए होंगे, तो ही जाकर के उस वंश का सबसे लंबी अवधि तक कार्य करना या सबसे लंबे अवधि तक चलने की एक हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ खिलजी वंश के बारे में बात कीजिएगा तो ये 1290 से लेकर के और 1320 तक, यानी कि 1290 से लेकर के और 1320 तक जिस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कार्य किया उस वंश का नाम खिलजी वंश है। आप जानते हैं कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को सल्तनत के रूप में ढाल दिया और दिल्ली एक सल्तनत बनी, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी कुतुबुद्दीन ऐबक की रही। तो यही सवाल पूछता है कि दिल्ली के संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन रहा? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। और दिल्ली सल्तनत कब बनी थी? तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 में बनी थी। तो 1206 से लेकर के और 1206 से लेकर के और 1290 तक जिस वंश ने दिल्ली पर राज किया उसका नाम गुलाम वंश है। और 1290 से लेकर के 1320 तक जो वंश राज करेगा उसका नाम खिलजी वंश है। तो आइए देखते हैं कि खिलजी वंश में क्या ऐसी खासियत रही और खिलजी वंश क्यों इतना प्रसिद्ध रहा, क्या कारण रहे खिलजी वंश के कि ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग बना था। तो खिलजी वंश, देखिए खिलजी वंश के बारे में बात करें तो थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए। जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश के सबसे अंतिम जो सम्राट था, सबसे अंतिम जो राजा था या सुल्तान था, वो उतना ताकतवर नहीं था, जिसके कारण दिल्ली की जनता उससे काफ़ी परेशान हो गई थी। तो कहा जाता है कि जब एक राज्य में जनता किसी राजा से परेशान हो जाए, अगर राजा से वो उब जाए तो उस राज्य में अराजकता फैल जाएगी, अशांति का माहौल हो जाएगा और जिसको नियंत्रण में रखना उस राजा के बस की बात नहीं होगी। तो जलालुद्दीन खिलजी को निमंत्रण दिया गया था कि आप दिल्ली सल्तनत पर एक ऐसे वंश की नींव रखिए या फिर दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। तो जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली की जनता ने खुद इनवाइट किया था और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के जनता के कहने पर ही भारत पर या दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था। खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है। आप याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर के और 1296 कुल 6 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। जिस समय जलालुद्दीन खिलजी सम्राट बना, सुल्तान बना, उस समय जलालुद्दीन खिलजी की जो आयु थी वो 70 वर्ष की थी। आप जरा सा सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 70 वर्ष की अवस्था में यदि वो सम्राट बने तो उसकी हड्डियां लड़ाई करने के योग्य नहीं रह जाती हैं। उसका शरीर जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध के लिए इजाजत नहीं देता है कि हमको युद्ध करना चाहिए। तो 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली का जो सुल्तान, दिल्ली का जो सम्राट बना वो जलालुद्दीन खिलजी बना, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी है वो किलो खरी को बनाया था। यानी जलालुद्दीन खिलजी की जो राजधानी यानी खिलजी वंश की जो राजधानी रही वो किलो खरी रही, जो दिल्ली के समीप है, जो दिल्ली के समीप है। आप याद रखिएगा, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि किलो खरी किस वंश की राजधानी रही, तो वो खिलजी वंश की रही। जिस खिलजी वंश ने
अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वो ज़्यादातर सिक्योर तो नहीं हो पाया, लेकिन इसमें एक सम्राट सबसे ताकतवर सम्राट सिद्ध हुआ। तो यहाँ याद रखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खरी को दिल्ली का जो दिल्ली के नज़दीक है, दिल्ली के पास है, उसको राजधानी बनाई। अब एक बात आता है कि जलालुद्दीन खिलजी का जो लंबे अवधि तक कार्यकाल की बात करें तो वो तो नहीं रही, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जिस अवस्था में सम्राट बना था उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी युद्ध को करने में सक्षम नहीं होता है। तो यहाँ क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी जब 70 वर्ष की अवस्था में सम्राट बना तो इसके सामने एक चुनौती मंगोलों की थी। आप जानते हैं कि मंगोल एक जाति होती है जो चीन है उसके उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में जो गोबी मरुस्थल है, उस मरुस्थल के आसपास उनका निवास स्थान होता है। तो मंगोलों का सबसे बड़ी चुनौती रही भारत पर। सबसे ज्यादा अगर आक्रमण किसी ने किया तो मंगोलों ने किया। अंततोगत्वा मंगोल ने सफलता प्राप्त की बाबर के नेतृत्व में, और वो 1526 में। लेकिन अभी आपको जानना क्या है कि जो जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो इसके सामने एक चुनौती थी। एक तो ये युद्ध करना नहीं चाहता था। दिल्ली की जनता, जब दिल्ली में अराजकता फैलती थी तो वो जब जाता था वहां उस मामले को सुलझाने के लिए, तो सिर्फ एक ही जवाब देता था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और मैं मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहता हूं। सिर्फ इसका यही एक स्टेटमेंट था कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं और हम मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहते हैं। तो ये लोगों से शांति का अपील करता था, और इसी के कारण इसके जीवन में कोई उतनी उम्दा घटना तो नहीं हुई, लेकिन इसके जीवन में एक युद्ध हुए, वो बहुत ही खतरनाक हुए, मंगोलों का। यानी जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में चंगेज खां का पुत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, जिस समय खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था। अब जलालुद्दीन खिलजी यदि मान लीजिए कि कोई उसके राज्य में आए और उसको मारने का प्रयास करे या उसकी सेना को तोड़ने का प्रयास करे, तो उसको मजबूरन लड़ाई करना पड़ेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी के जीवन का एक इतिहास रहा कि उसने मंगोलों से डटकर मुकाबला किया था, और चंगेज खां का पुत्र अब्दुल्ला के साथ लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें अब्दुल्ला मारा गया था। उसी में अब्दुल्ला का पुत्र था उलगू खान, जो जलालुद्दीन खिलजी के शरण में आ गया और उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी ने इससे खुश होकर के दिल्ली के ही नजदीक एक मंगोलपुरी गांव की स्थापना की थी। ये आप जान लीजिए, ये वही मंगोलपुरी है जिसने जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी। और आज ये जो मंगोलपुरी है वो दिल्ली विधानसभा सीटों में एक है। यानी कि दिल्ली में वर्तमान में 70 विधानसभा सीटें हैं, और उन 70 विधानसभा सीटों में मंगोलपुरी भी एक सीट आती है, और इसको बसाने का काम जलालुद्दीन खिलजी ने किया। तो अब्दुल्ला जो है चंगेज खां का पुत्र था, जो जलालुद्दीन के शासनकाल में आक्रमण किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा, उसमें उसको हार मिली, उसको मार दिया गया था। तो जलालुद्दीन खिलजी का सिर्फ यही एक घटना है जो काफी प्रेरित है और जो काफी इतिहास में चर्चित भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक सूफी संत थे सिद्दी मौला, उनका नाम आप याद रखिएगा। एक सूफी संत थे जिनका नाम सिद्दी मौला था। ये सिद्दी मौला ईरान के सूफी संत थे। ये याद रखना आपको बेहद जरूरी है कि सिद्दी मौला कौन थे। तो एक सूफी संत थे, और सिद्दी मौला कहाँ के रहने वाले थे, तो वो ईरान के रहने वाले थे। तो यहाँ सिद्दी मौला के खिलाफ ये आरोप था, सिद्दी मौला पर ये आरोप लगा था कि सिद्दी मौला ने जलालुद्दीन है उसके भतीजे अलाउद्दीन को भड़काने, यानी कि अलाउद्दीन को जलालुद्दीन के खिलाफ भड़काने का आरोप लग गया। यानी कि सिद्दी मौला पर यह आरोप था कि ये अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ भड़का रहा है। यानी कि इसमें एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि इसको, यानी कि सिद्दी मौला को जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था।
क्योंकि उस पर आरोप लग गया था कि ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। तो इसने एक अपने जीवन में क्रूरता की और एक लड़ाई लड़ी जो अब्दुल्ला था, और अब्दुल्ला चंगेज खां का पुत्र था, और वो मंगोलियन थे, मंगोल के मतलब मंगोल जाति के वो रहने वाले थे। तो यहाँ दो चीज याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी एक अलाउद्दीन जो जलालुद्दीन खिलजी है वो जो है वो मंगोलों के आक्रमण से डटकर के मुकाबला किया और अब्दुल्ला को मार गिराया। दूसरा जो सिद्दी मौला है, इन पर आरोप था कि अलाउद्दीन खिलजी को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इनको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। सिद्दी मौला एक ईरानी सूफी संत थे। आगे चलकर के क्या हुआ कि इनकी एक जागीर हुआ करती थी कड़ा, जो आज इलाहाबाद के समीप है उत्तर प्रदेश में। इनकी एक जागीर थी जिसका नाम कड़ा था, जिसको कड़ा मानिकपुर भी कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद के समीप है। तो इनकी उस समय एक जागीर थी कड़ा, जिसमें जनता ने विद्रोह कर दिया और अराजकता फैल गई। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को ये आदेश दिया कि वहां के अराजकता को समाप्त करो, वहां की अराजकता को खत्म करो। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर गया तो वहां जो उत्पन्न अराजकता थी उसको आसानी से सुलझा दिया, उसको आसानी से समाप्त कर दिया, जिससे खुश होकर के जलालुद्दीन खिलजी ने उसको कड़ा मानिकपुर का या कड़ा का सूबेदार बना दिया। तो आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले जो कड़ा मानिकपुर है यहाँ का सूबेदार हुआ करता था। आगे चलकर के क्या हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है वो 1296 में उसके भतीजा ने अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में कर दिया, और करने के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का एक सबसे ताकतवर सम्राट के रूप में उभर करके आया। तो यहाँ ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रतापी राजा और सबसे ताकतवर राजा सिद्ध हुआ। तो हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखा कि इसने खिलजी वंश की स्थापना की। जब ये सम्राट बना तो इनकी आयु 70 वर्ष की थी। इनकी राजधानी किलो खरी रही जो दिल्ली के पास है। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमणकारी या मंगोलों के सरदार अब्दुल्ला की हत्या कर दी जो चंगेज खां का पुत्र था। सिद्दी मौला जो ईरान का सूफी संत था, वो उनके खिलाफ आरोप था कि वो अलाउद्दीन खिलजी को भड़काए हैं जलालुद्दीन खिलजी के विरोध, जिसके कारण जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। और अंततः में जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया और खुद खिलजी वंश का सम्राट बना। आइए हम लोग देखते हैं खिलजी वंश के जो दूसरे सम्राट हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से लेकर के और 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर के और 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सम्राट रहा। इसका वास्तविक नाम, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली या फिर गुरसाब था। इसका दो नाम था बचपन का, एक अली और एक गुरसाब, इसका वास्तविक नाम था। फाइनली 22 अक्टूबर 1296 को ये सुल्तान बना। यानी कि 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सम्राट के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया और दिल्ली के गद्दी प्राप्त किया था। आगे क्या हुआ कि इसने अपनी राजधानी को जिसको सिरिसा कहा जाता है, यानी सिरी स्थापित किया। ये भी दिल्ली के समीप है। अलाउद्दीन खिलजी जब सम्राट बना तो इनके सामने एक चुनौती थी, और वो चुनौती क्या थी कि हम राजधानी को कैसे सिक्योर करें, क्योंकि जिस कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के गद्दी को प्राप्त किया था, वो कंडीशन काफी बेहद खराब थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक चुनौती थी कि वो अपने दिल्ली जो राजधानी है, अपनी कैपिटल जो जोन है, उस कैपिटल जोन को कैसे सिक्योर करे।
क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि प्राचीन काल में या मध्यकालीन काल में अगर किसी भी सम्राट की जो राजधानी होती थी, जो कैपिटल जोन होता था, अगर उस जोन पर किसी ने आक्रमण करके और उसको अपने अधीन कर लिया तो संपूर्ण साम्राज्य पर उसका एकाधिकार हो जाता था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले दिल्ली के समीप सीरी का एक किला बनवाया, सीरी फोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं। सीरी फोर्ट का निर्माण यही अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और सीरी में कराया था, और अपनी जो राजधानी है वो सीरी में तब्दील किया जो दिल्ली के समीप है, और धीरे धीरे क्या किया, अपने संपूर्ण साम्राज्य को यानी कि दिल्ली को जो उसकी कैपिटल जोन थी उसको सिक्योर करना शुरू कर दिया था। तो यहां इसने अपनी राजधानी सीरी को बनाई। इसकी जो उपाधि थी वो सिकंदर ए सानी की थी, जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। यहां याद रखिएगा, ये भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी की जो सोच थी, अलाउद्दीन खिलजी का जो मकसद था वो विश्व विजेता बनना था। तो द्वितीय सिकंदर के नाम से दिल्ली के किस सम्राट को जाना गया, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को जाना गया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को। ये अपने आप, इसको कोई उपाधि नहीं दिया था, ये अपने आप ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया, जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। यानी कि सवाल पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में द्वितीय सिकंदर के नाम से किस सम्राट को जाना गया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो जाफर खां था। ये जाफर खां बहुत ही ताकतवर सेनापति था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने इस सीरी फोर्ट का किला इसने बनवाया था, उस सीरी फोर्ट के किले को संरक्षण के लिए रखा था। कहा गया, इतिहासकारों का मानना था कि जाफर खां इतना ताकतवर और इतना वीर पराक्रमी सेनापति था कि जिसके डर से मंगोल 30 कदम पीछे हट गए थे। 30 कदम नहीं, 30 कोस पीछे हट गए थे। यानी आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रतापी और सबसे विश्वासी जो सेनापति था वो सेनापति जाफर खां था, जिसके भय से जो मंगोल थे वो 30 कोस पीछे चले गए थे। आगे मलिक काफूर जो दक्षिण भारत के अभियान के दौरान, जो दक्षिण भारत का अभियान किया, मलिक काफूर भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, सबसे ताकतवर सेनापति था। यानी कि मलिक काफूर दक्षिण भारत का अभियान किया और दक्षिण भारत में बहुत सारे प्रांतों को जीतने का काम किया। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को कैसे प्राप्त हुआ, तो सुन लीजिए जरा। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान शुरू किया, जब गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए चला, तो वहां के जो राजा थे वो युद्ध में परास्त हो गए और बदले में उनको या अलाउद्दीन खिलजी को जो मिला वो मलिक काफूर मिला था। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर मिला था, तो मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान मिला। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। ये आप याद रखिएगा, 1000 दिनार में खरीदा था, जिसके कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यानी कि 1000 दिनारी किस सेनापति को कहा जाता था, तो वो मलिक काफूर को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान के दौरान इसको 1000 दिनार में खरीदा था और इसी के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। जो एक पेशे से, मतलब कि जो एक हिजड़ा समुदाय से बिलोंग करता था। ये भी आप याद रखिएगा, कहीं आपसे सवाल पूछ दे कि अलाउद्दीन खिलजी के वो कौन सा सेनापति था जो हिजड़ा था, तो वो मलिक काफूर था, जो 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। फिर यहां आगे चलिएगा तो उल्गू खां और नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। यानी कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान कह लीजिए अलाउद्दीन खिलजी है। ये अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति हुए। सबसे पहले यहां देखिए जाफर खां, जो इसके किले की रखवाली करता था, इसकी राजधानी की रखवाली करता था।
उसके बाद मल्लिकाफुर जिसको अभियान के लिए भेजा जाता था, और ये उलगो खां और नुसरत खां ये दोनों के दोनों साथी रहते थे और एक बार किसी भी क्षेत्र को टारगेट बनाकर उस पर हमला करते थे। तो इसके 4 सेनापति थे। फिर यहां आगे चलिएगा तो अलाउद्दीन खिलजी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया और सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी। अस्थाई सेना की नींव रखी। तो जरा ये चीज गौर कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है, सम्राट है या राजा है खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सबसे पहले दिल्ली में या अपनी राजधानी में सेना को नगद वेतन देने का प्रावधान किया। क्योंकि पहले क्या होता था कि सेना को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसको जागीर दी जाती थी। अब जागीर दी जाती थी तो वो काफी लंबा प्रोसेस हुआ करता था, जिसके कारण सेना नाराज होती थी और कभी कभी सम्राट के खिलाफ ही विद्रोह कर देती थी। इसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सेनापति, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने अपनी सेना को नगद पेमेंट दिया। और दूसरी बात कि ये अस्थाई सेना का नींव रखा था, क्योंकि इसको भय था कि सेना कहीं हमारे खिलाफ विद्रोह न कर दे। सेना की बात क्यों आई? क्योंकि ये जिस समय सुल्तान बना उस समय का कंडीशन काफी ठीक ठाक नहीं था, जिसके कारण ये सेना को बेहतर बनाने के लिए एक अस्थाई सेना बनाया और दिल्ली पर किसी दूसरे का आक्रमण न हो, इसी के कारण इसने सेना को अस्थाई रूप दे दिया। इसके समय सबसे बड़ी चुनौती मंगोलों की थी। बार बार मंगोलियन आक्रमण करते थे और उस आक्रमण में इसको काफी क्षति होता था। तो यहां एक चीज आपको क्या याद रखना है कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया और साथ ही साथ एक अस्थाई सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराई थी, यानी दिल्ली सल्तनत की पहला सुल्तान जिसने कहा कि भूमि को अब कागजात के जरिए चलाने का या कागजात के जरिए देखभाल करने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले भूमि का पैमाइश कराया और तब जाकर के लोगों से कर वसूलने का काम किया था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत दिए, जिसने बाजार मूल नियंत्रक प्रणाली को शुरू किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया और लोगों को जो परेशानी हो रही थी उन परेशानियों को सॉल्व किया। राजत्व का सिद्धांत देते वक्त इसने कहा था कि राजा का एक धर्म होता है, बल्कि इसने इस्लाम धर्म के मार्ग पर नहीं चला। इसने किसी धर्म को अलग करके राजा के धर्म, राजत्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि कुछ राजा का अपना मानक होते हैं और राजा के कुछ अपने वसूल होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया और जिसने मापतौल को नियंत्रण करने का काम किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को पैमाइश कराई और पैमाइश करा करके उचित जो लगता था उसी के आधार पर उसने क्या किया, कर को लगाने का काम किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा चलाई थी, यानी कि घोड़े के दागने और उसके बाद सैनिक की जो हुलिया है ये क्यों किया इसने, आखिर क्या ऐसे इसके सामने चुनौती रहे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था कि घोड़े को खरीद के लाता था और इसके जो आंतरिक लोग थे वो घोड़ों को बेच देते थे। अच्छे नस्ल के घोड़े खरीद कर लाता था, वो अरब के हो गए, वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से हो गए, अच्छे किस्म के घोड़े खरीद कर लाता था। लेकिन इसके जो आंतरिक लोग थे वो लोग इसके घोड़े को बेच देते थे और किसी मरे हुए घोड़े को बॉडी लाकर दिखा देते थे कि घोड़ा मर गया। अभी बेचारा बहुत ही परेशान था, करे तो क्या करे। इसने एक प्रथा चलाई घोड़े को दागने। क्या होता था, एक रॉड को गर्म कर दिया जाता था और रॉड को गर्म करके जो उस राज्य का चिन्ह होता था वो चिन्ह उस घोड़े पर बना दी जाते थे, जिसके कारण
उस घोड़े को बेचना बिल्कुल मुश्किल काम हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां भी आग रॉड से दाग दी जाएगी वहां बाल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसने इसी के कारण घोड़े को दागने की प्रथा और सैनिक की हुलिया की बात आई। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सैनिक थे जो खाते इसके थे, वेतन इससे लेते थे, काम किसी और के लिए करते थे। इसने क्या किया कि अपने सल्तनत की या अपने साम्राज्य का जो सिक्का होता था उस सिक्का को गर्म करा करके और सैनिकों के शरीर में किसी भी जगह पर उसको निशान लगा दिया जाता था कि ये सैनिक परमानेंट स्थायी जो सैनिक होगा वो हमारा हो गया। तो घोड़े को दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की जो प्रथा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल और अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं कि 1000 खंबा जो महल है वो कहाँ है, तो दिल्ली में है, और इसका निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। उसने गैर मुस्लिमों से जजिया कर, यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे जजिया कर और जो मुस्लिम होते थे उनसे जकात कर वसूलने का काम किया था। ये आपसे सवाल पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का एक ऐसे सुल्तान का नाम बताइए कि जो गैर मुस्लिम यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे जजिया कर लिया था और जो मुस्लिम होते थे उनसे जकात कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी था। इसने 2 और कर लगाया। इसने 2 कर लगाया। वो 2 कर था, एक चराई कर था और एक घराई कर था। यानी कि जो व्यक्ति घर से हमारे राज्य में रह रहा है उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो वो व्यक्ति कर देगा। चराई कर उन पर लगाया जो पशु दूध देते थे। दुधारू पशुओं पर जो कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी वो चराई कर था। तो आपसे सवाल भी पूछेगा कि चराई कर और घराई कर लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जो दुधारू पशु केवल गाय और भैंस पर लगाया था, क्योंकि यही दूध दे सकते हैं और कोई दूध नहीं दे सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर को लगाया था। एक चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया गया था जो दूध देते थे, क्योंकि इसका कहना था कि जो किसी भी व्यक्ति के पास यदि गाय या भैंस होते थे तो दूध होता था, दूध को बेचते थे तो उनसे इनको इनकम प्राप्त होता था, तो बदले में वो खाते पीते हमारे राज्य के हैं, सुरक्षा हम देते हैं, तो वो कर भी हमको दिया करेंगे। इसी के कारण तो चराई कर और घराई कर लगाने का काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। राजस्व को बढ़ाकर के इसने 1/2 कर दिया था, यानी कि भूमि को पैमाइश कराया और कराने के बाद इसने देखा कि जो भूमि को पैमाइश कराई और अपने राजस्व की जो कीमत थी वो बढ़ाकर 1/2 कर दिया। इसके पहले जितने भी सुल्तान हुए उन सब ने 1/3 यानी कि कुल उपज का, भूमि के कुल उपज का 1/3 जो भाग था वो सुल्तान यानी राजकोष में या राजस्व में जमा करनी होती थी, एक व्यक्ति को, राजा को देना होता था। इसने क्या किया कि भूमि को सबसे पहले पैमाइश कराई और कराने के बाद जो राजस्व था उसको बढ़ाकर, यानी कर जो है वो बढ़ाकर 1/2 कर दिया। तो ये भी सवाल आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद इसने आगे चलकर के राजस्व एकत्रित करने के लिए एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम दीवाने ए मुफ्तखराज है। यानी कि दीवाने ए मुफ्तखराज नामक जो संस्था है उसको कितने गठित किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और ये इसलिए किया क्योंकि भूमि को पैमाइश तो करा दी लेकिन राजस्व एकत्रित करने में तकलीफ होती थी। राजस्व सही तौर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसकी जांच करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके आंतरिक लोग बहुत ही गड़बड़ी काम करते थे। राजस्व आता था बट दिखाते नहीं थे और बहुत सारे राजस्व को ये अपने हवाला कर देते थे। इसी के कारण इसने एक विभाग बनाया दीवाने मुफ्तखराज, जिसका मालिक मुफ्तखराज हुआ करता था, जो सही समय पर राजस्व को ला करके और जमा करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह को 1303 के युद्ध में हत्या कर दिया। अब क्या हुआ कि इन सबसे निकलने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सोचा कि अब हमको लड़ाई लड़ना चाहिए। तो जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान शुरू किया। सबसे पहला इसका अभियान गुजरात अभियान रहा, फिर राजस्थान का रणथंबोर रहा, मालवा रहा। इसके अलावा
जो दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत के जैसे तेलंगाना, आज के तेलंगाना होगा, आंध्र प्रदेश, वो सभी के सभी अलाउद्दीन खिलजी के अधीन थे। तो आगे चलकर के मेवाड़ एक सबसे ताकतवर डायनेस्टी साम्राज्य था जिसको ये हासिल करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के राजा रतन सिंह को 1303 के युद्ध में हत्या कर दिया, जिसकी पत्नी यानी कि राजा रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मनी था। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी कंडीशन खराब थी, इसी के कारण वो चाहता था कि पद्मिनी को हासिल कर लें, क्योंकि पद्मिनी उस समय की सबसे सुंदर मतलब कि महिला में आती थी, जिसके कारण वो उनको देखना चाहता था, या जो भी थी वो कंडीशन इतिहासकारों का जो भी अलग अलग मानना था। तो राजा रतन सिंह जब युद्ध में मारे गए तो राजा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मिनी है वो जौहर कर लिया। अर्थात उस समय एक प्रथा चलता था, जौहर प्रथा। ये जौहर प्रथा ऐसी प्रथा थी कि यदि किसी राजा युद्ध में लड़ते वक्त वीर गति को प्राप्त कर गया या मारा गया तो उसकी पत्नी आग में कूद करके अपने आप को भस्म कर लेती थी। तो इतिहासकार ने क्या कहा, इतिहासकारों का क्या मानना है कि जब राजा रतन सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी पद्मिनी है उसने अपने दासियों के साथ जौहर कर लिया, यानी आग में कूद करके अपने आप को समाप्त कर लिया। जिनके ऊपर मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की। यानी आप याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये पद्मावत नामक पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा है कि पद्मावत नामक पुस्तक की रचना जो है वो किसने किया, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। और अंत में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। और ये जो सल्तनत रहा, ये जो वंश रहा, वो धीरे धीरे अपने समाप्ति के कगार पर चला। इसमें दो और सम्राट हुए, मुबारक शाह भी हुआ और नसरुद्दीन खां भी हुआ, जो उतने ताकतवर नहीं हुए। तो यहाँ हमने खिलजी वंश को बिल्कुल आसानी से समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप गुलाम वंश देखिएगा और फिर इसको देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे।